हेलो गाइस, वेलकम टू एप्टी एकेडमी कोचिंग। मेरा नाम शशांक तिवारी है और आज हम बजट एनालिसिस के बारे में समझेंगे। पूरा यूनियन बजट 2026 2027 को डिटेल में वी विल डिस्कस। ओके, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस फॉर मेनली बैंकिंग, एसएससी, स्टेट सर्विसेज एंड रेगुलेटरी एग्जाम्स। ठीक है, इसके बारे में हम प्रॉपरली पूरा बजट को डिटेल में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और हम प्रॉपरली सारी चीजों को समझेंगे कि गवर्नमेंट का मेजरली आने वाले साल में क्या फाइनेंशियल प्रोविजंस है, आने वाले साल में क्या विजन है, क्या एम है और क्या क्या सोच के वो आने वाले साल के लिए सोच रहे हैं, मतलब 2026-27 के बारे में। ठीक है, सो दिस विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, तो काइंडली देखिए इसको। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहला तो फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। पहला ये समझना जरूरी है, जो मेजर लोगों में कंफ्यूजन इस चीज की आती है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। तो पहले ये चीज समझना जरूरी है। तो बजट क्या है? बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी पब्लिश्ड एवरी ईयर। ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो साल भर के लिए आपको पब्लिश करना पड़ता है, जिसमें आप साल का क्या बताते हो कि साल भर सरकार किस किस चीजों में कहां कहां पे पैसे जो है वो डालने वाली है, उनका एक्सपेंडिचर किस टाइप का होने वाला है। उसके बाद से उसके आने वाले साल के व्हाट इज इट्स व्यू। ठीक है, व्हाट इज इट्स थिंकिंग फॉर द इंडियन इकोनॉमी। समझ में आ रहा है? फिर वो कैसे अपने डेफिसिट्स डेट को रिड्यूस कर सकती है विद ओवर द टाइम इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो मेजरली एक चीज याद रखिएगा, बजट जो है वो आने वाले जो गोइंग टू कम फाइनेंशियल ईयर होता है, गोइंग टू कम फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका जो रिपोर्ट होता है उसको वी से एज बजट। ओके, एंड इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे इज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर। कि लास्ट ईयर में जैसे परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन लास्ट ईयर, मतलब गवर्नमेंट जो है पिछले साल में कैसा परफॉर्मेंस किया। एग्जांपल के लिए 2025 2026 में जो बजट आया होगा उसके हिसाब से एस्टिमेट्स लगाए गए होंगे कि ये हम खर्चा करेंगे, ये स्कीम्स में हम पैसे डालेंगे, ये हमारी थीम। जो 2025 का बजट आया होगा, जैसे जो अभी बजट आया वो 2026-27 का है। व्हेन द बजट ऑफ 25-26 केम, उस समय गवर्नमेंट की कुछ थिंकिंग होगी, तो उस चीज पे परफॉर्मेंस कैसा था सरकार का, और दूसरा कंट्री की इकोनॉमी कैसे ग्रो की, उसका पूरा जो खाका होता है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो एक चीज हमको पहले ये समझनी जरूरी है कि दोनों बीच में डिफरेंस क्या है। बजट क्या होता है? वो आने वाले एक साल का पूरा रिपोर्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट के विजन होते हैं पूरे एक साल के लिए आने वाले, मतलब 2026-27। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? वो पीछे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती है पिछले एक साल में, मतलब 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश जो बोल सकते हैं, डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट, द गवर्नमेंट बजटिंग इन इंडिया इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल्स। याद रखिएगा ये दोनों, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट जो बजट भी आता है वो सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे आता है। ठीक है, एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, मैंने आपको बोला कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। याद रखिएगा, बजट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो क्या, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन बजट रिफर्स टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा कि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। What is the word which is given in the Constitution of India is annual financial statement। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर और किस आर्टिकल के अंदर है? That comes under Article 112। It requires a annual financial statement of the India to be laid before Parliament in every financial year। ठीक है, to be laid in the Parliament every financial year। It presents the government's financial plan, that is future revenue and expenditure। मतलब फ्यूचर में कितना गवर्नमेंट की कमाई होने वाली है और उसके खर्चे कितने होने वाले हैं आने वाले साल में। ओके, द यूनियन बजट इज प्राइमरली प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय द बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत जगह का पीवाईक्यू है। जैसे क्या होता है ना कि अभी ये मिनिस्ट्री नहीं पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रिपेयर करती है बजट। तो याद रखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं।
वो 6 डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है दैट प्रिपेयर्स द बजट। ओके, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट द प्रेजेंट्स प्रिपेयर्स द बजट which is presented by फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। पहली बार वहीं पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्या रीजन है कि हर साल बजट को प्रिपेयर किया जाता है और पब्लिश किया जाता है? ये बहुत जरूरी है समझना कि क्यों, क्या क्या जरूरत है इस बजट को प्रिपेयर करने का। तो याद रखिएगा कि इंडिया का एक फंड है, जैसे समझ लो कि हर घर में एक खजाना होता है, आप सबके भी घर में एक खजाना, एक अलमारी होगा जहां पे आप सारे पैसों को रखते हो और जहां जितना खर्चा करना है उसको निकालते हो और उसके बाद से एक रिकॉर्ड रखते हो कि इतना मेरी कमाई हुई थी और इतनी मेरी खर्चे हुए थे, और वही खजाने में आपकी सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो वैसे ही इंडिया का भी एक खजाना है जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जस्ट अ सेकंड, लेट मी राइट, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है। ये भारत का खजाना है जिसमें भारत सरकार की सारी कमाइयां, सारे तरह के जो इनकम होती है गवर्नमेंट की, वो यहां पे स्टोर होते हुए चले जाती है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई तरह का खर्चा करना है, अगर एक्सपेंडिचर करना है, तो वो भी किससे करना पड़ता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करना पड़ता है। याद रखिएगा कि ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो रखते हैं, उस वजह से अगर इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको अगर 1 रुपए भी निकालना है तो उनको उस चीज के लिए पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट से व्हाट इज रिक्वायर्ड? परमिशन इज रिक्वायर्ड। और यही परमिशन जो होता है वो बजट के फॉर्म में डिमांड फॉर ग्रांट्स के बेसिस पे लिया जाता है। बजट उसी लिए पब्लिश किया जाता है कि इतना इतना अमाउंट ऑफ रुपीस हम इस एरिया में लगाने वाले हैं, और इस चीज के लिए हमको आप सबसे, जितने भी पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, क्यों क्यों उनसे परमिशन लिया जा रहा है? बिकॉज दे आर आर रिप्रेजेंटेटिव्स। समझ में आ रहा है? या आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी अटमोस्ट है। तो वही अकाउंटेबिलिटी को मैच करने के लिए और या उसको पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बजट को प्रेजेंट करती है हर साल पार्लियामेंट में, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एक्चुअल में वो पब्लिक को ये बता रही है, एक्चुअल में पीपल हमको बता रही है कि दिस इज आवर बजट, ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा और हमको इतना इतना परमिशन, इतना इतना पैसा निकालने के लिए हमको पार्लियामेंट से परमिशन की रिक्वायरमेंट है। और वो परमिशन जब तक पार्लियामेंट से ना पास हो, जब तक पार्लियामेंट से डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड मतलब आपकी ये जरूरत है, उस पर जब तक वोटिंग ना हो जाए, जब तक वो पास ना हो जाए डिमांड फॉर ग्रांट, तब तक बजट को पास नहीं माना जाता है। और तब तक बजट से, मतलब तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपए भी नहीं निकाल सकती। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है, और इस वजह से सालाना बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पब्लिश करती है? बजट और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा, ये मेजर रीजन है जो आपको इंटरव्यूज वगैरह में और अलग अलग जगह पे पूछे जा सकते हैं। और ये थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज है जो आपको पॉलिटिकल इनसाइट बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरराइट क्या है बजट का, क्यों रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा, इट इज मेजरली रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी मंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, उन सब के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ले आने का काम बजट करता है। और इसके ही बेसिस पे बजट जो है वो सारे ओवरलाइनिंग्स बताएगा, और उसके बेसिस पे डिमांड फॉर ग्रांट, मतलब हर मिनिस्ट्रीज को जो जो डिमांड है या जो भी चीजें बजट में रखी गई है, उस पर वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, और वो वोटिंग जो है वो पास होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? वोटिंग हो जानी चाहिए, तब जाके बजट को पास माना जाता है। याद रखिएगा, वोटिंग केवल और केवल लोकसभा में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोटिंग इज ओनली डन इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आए? क्यों, क्या जरूरत है बजट का, क्यों लाया जाता है, क्यों क्यों पूरे पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है, क्यों वोटिंग इंपॉर्टेंट है, तो ब्रिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्लियामेंटेरियंस या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आए? बजट का बेसिक समझ में आए कि क्या रिक्वायरमेंट है। दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे के पास, जिसके बारे में बताया कि ये आपके पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का इंसाइट होता है। प्रीवियस ईयर इंसाइट बोल सकते हैं, या और इनसाइट एंड गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं कि पिछले साल में गवर्नमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए यहां पे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट सर्व एज एन ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. It reviews the performance of the Indian economy over the
पास्ट 12 मंथ्स, ये याद रखेगा, ओवर द पास्ट 12 मंथ्स आइडेंटिफाइज मेजर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस एंड सजेस्ट पॉलिसी डायरेक्शंस फॉर द फ्यूचर। सही बात है भाई, ऑब्वियसली इंसान अपने पास्ट की गलतियों से ही सीखता है, या पास्ट में जो थोड़े बहुत उसको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, उसी चीज को वो क्या करता है, उसी चीज के लिए स्ट्रेटेजी मेकआउट करता है, ताकि फ्यूचर में वो चीज के बारे में हमको नहीं सोचना पड़े। दैट इज द मेन थिंग। इकोनॉमिक सर्वे का वही मेन चीज है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने जो जो सोचा था, क्या उस चीज पे वो सारी चीजों को अचीव कर पाया, और अगर अचीव नहीं कर पाया तो क्या रीजंस थे, क्या इकोनॉमी में ऐसे कंसर्न्स थे, ठीक है, उसके बारे में हाईलाइट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ओके, समझ में आया? ठीक है, इट इवैल्यूएट्स सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जैसे बजट जो है वो कौन पब्लिश करता है, याद रखिएगा, बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स। अच्छा, एक चीज याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट है कि its recommendations are not binding on the government of India. Its recommendations are not binding on the government of India. अच्छा, अभी करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन है, याद रखेगा, वी नागेश्वरन। वी नागेश्वरन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, वी नागेश्वरन। ओके, ठीक है, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंस समझ में है। लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बजट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पे आपको बस बेसिक कुछ कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स को ना बस देख के रखना है कि पिछले साल में क्या परफॉर्मेंस था। ठीक है, मेजर जो प्रोस्पेक्ट होता है हमको बजट को समझना होता है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। ठीक है, नाउ सी कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप समझ लिए, मतलब आप गवर्नमेंट के बजट को समझ ले रहे हो। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस का ये पूरा पार्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला चीज जो होता है गवर्नमेंट बजट में वो होता है रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है कैपिटल बजट। समझ में आ रहा है? फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट एंड सेकंड इज कैपिटल बजट। ठीक है, उसमें पहला क्या हो गया, रेवेन्यू बजट में क्या हुआ, पहला फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब रेवेन्यू इनकम, रिसीट्स मतलब इनकम, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, एंड देन सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पे भी इट इज कैपिटल रिसीट्स मतलब कैपिटल इनकम, जस्ट अ सेकंड, कैपिटल इनकम एंड दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चीज समझ में है। ठीक है, अब समझते हैं कि होता क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे हमको समझना है वो देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स उस तरह की कमाई होती है सरकार की जिससे ना तो उनके उनके एसेट पे कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही कोई प्रभाव उनके लाइबिलिटी पे पड़ता है। It is that type of income of the government which does not affect any asset or liability of government of India. समझ में आ रहा है कि उस कमाई से ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट बढ़ रही है, ना ही कोई लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है। वैसी कमाई को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। पहली तो ये चीज को, ये स्टेटमेंट को, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो मेरा ये आपसे स्ट्रिक्ट एक अपील है कि कभी भी कोई भी अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो, किसी का भी कुछ भी देखते हो, तो काइंडली एक कॉपी पेन लेके बैठिए, कथा की तरह इसको मत सुनिए, कीप स्क्राइबिंग अबाउट, मतलब कुछ भी आप लिखते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डेफिनेशंस को नोट कर लेना। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच डज नॉट अफेक्ट एनी एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी कमाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ना तो कोई एसेट बढ़ा रही है, ना ही कोई लायबिलिटी को कम कर रही है। समझ में आ रहा है? वैसे रिसीट्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। पहला पॉइंट तो ये हुआ, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट बोलते हैं इट इज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब बार बार वो आता है। ठीक है, रिकरिंग इन नेचर मतलब बार बार आता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की क्या होती है, अब ये आप ही बताएंगे मेरे को। चलिए, आप अगर कुछ सोचे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो रेवेन्यू रिसीट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है, क्या उससे कोई एसेट में वृद्धि हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? नहीं ना। क्या कोई लायबिलिटी कम हो रही है? नहीं। रिकरिंग है? हाँ बिल्कुल है। तो बस, तो टैक्सेस जो होते हैं दे कम अंडर रेवेन्यू रिसीट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? टैक्सेस हो गए। ठीक है, अब टैक्सेस किस तरह के, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस किस किस तरह के हैं? डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स हो गया। फिर आपका डायरेक्ट टैक्स में और एक एग्जांपल हो गया कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। फिर इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स का उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है उसका वो है जीएसटी। फिर कस्टम टैक्स, फिर उसके बाद से फिर एक्साइज ड्यूटीज कुछ कुछ जगह पे ही अभी लगाई जा रही है, याद रखिएगा। तो बाकी सब सब्स्यूम की जा चुकी है जीएसटी में। तो ये हो गया इनडायरेक्ट, एंड दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस।
तो ये सारे इनसे जो भी इनकम होता है वो गवर्नमेंट के किस में स्टोर होता है, याद रखिएगा रेवेन्यू रिसीट्स में, याद रहेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर रेवेन्यू रिसीट्स कंसिस्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, एग्जांपल के लिए फीस, फाइन्स, होता है ना, फाइन होता है, फीस होता है जो आप पे लगाया जाता है, फिर आपके डिविडेंड्स, डिविडेंड्स जो हो गए, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। इससे कोई भी, अगर आप इस चीज पे देख रहे होगे तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी है वो सब एक ही चीज पे जा रहा है कि ये इस फैक्टर को अफेक्ट ना करे, ना तो कोई एसेट में इंक्रीज हो ना ही कोई लाइबिलिटी में रिडक्शन हो, उनको वी से एज व्हाट, वी टेल इट एज रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब वी हैव सीन रेवेन्यू रिसीट्स। अब इसी की तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऐसे खर्चे जो गवर्नमेंट के ना तो एसेट को डिक्रीज कर रहे हैं, ना तो गवर्नमेंट के एसेट को सॉरी बढ़ा रहे हैं, ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। ऐसे खर्चे ना जो कि ना तो गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ा रहे हैं ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, वैसे खर्चों को क्या बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान। प्लान मतलब जो ईयरली बेसिस पे प्लान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब अगर एक्सपेंडिचर देखे जाए, ये दोनों चीज में जहां पे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रही है ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, वैसे एक्सपेंडिचर को क्या, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है ना ही कोई लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, वैसे एसेट्स को क्या बोलते हैं, सॉरी वैसे एक्सपेंडिचर को व्हाट डज वी से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके अगर एग्जांपल्स इफ यू विल सी, जस्ट अ सेकंड, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे अगर मेजरली तो क्या होते हैं, सैलरी, सैलरी ईयरली बेसिस पे हमको देना पड़ता है, ईयरली बोल रहा हूं मंथली बेसिस पे, देन पेंशंस, पेंशंस, पेंशंस हो गए, देन सब्सिडीज, सब्सिडीज भी हमको देनी पड़ती है। ये सबसे ये सबसे गवर्नमेंट के कोई भी एसेट या लाइबिलिटी में फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है, तो ये कम, ये किसके अंदर आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो कैपिटल बजट ऐसी बजट है या कैपिटल पार्ट ये वो पार्ट है जो गवर्नमेंट के कोई ना कोई, जो गवर्नमेंट के कोई ना कोई एसेट या लाइबिलिटी पे फर्क डाल रहा होगा, याद रखिएगा, एसेट या तो लाइबिलिटी पे, एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डाल रहा होगा, एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क डाल रहा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स मतलब कैपिटल कमाई, ठीक है। गवर्नमेंट की कैपिटल कमाई कब हो सकती है, लॉन्ग टर्म कमाई या कैपिटल कमाई कब हो सकती है, या तो वो अपने एसेट्स को बेच दे, अपने एसेट्स को बेच दे, मतलब एसेट उनके कम हो गए, एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट की कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, उसको उसने बेच दिया, तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को कमाई हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो गवर्नमेंट ने कोई कंपनी में उसके शेयर्स थे, इक्विटीज थे, गवर्नमेंट ने अपने इक्विटीज को बेच दिया, जिसको हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट कम हुई। समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, तो वैसे कमाई को क्या बोलेंगे, उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। या तो दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहीं से बोरोइंग की तो उसकी लाइबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ऐसे रिसीट्स, द इनकम इन विच द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूसेस और liability of government of India increases are known as capital receipts। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। The receipts in which assets of government of India reduces and liability of government of India increases are known as capital receipts। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला, इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, या तो खर्चा करने से गवर्नमेंट अपने एसेट को बढ़ा रही है, मतलब नया रेलवे स्टेशन बना दिया, नया मेट्रो बना दिया, बुलेट ट्रेन चालू कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे गवर्नमेंट की कोई ना कोई तरह से एसेट इंक्रीज हो रही है। समझ में है। और या तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से अपने पुराने लोन को चुका दिया, मतलब उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो याद रखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होता है, इसी पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फोकस किया जाता है कि इस साल का कैपेक्स कितना है, गवर्नमेंट ने कितना रुपए को डिसाइड किया। याद रखिएगा बजट 2026-27 में आज तक का सबसे ज्यादा कैपेक्स एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है, इट इज रुपीज 12.21 लाख सीआर।
2.1221 लाख सीआर, मतलब कितना रुपए, ये 12.21 लाख सीआर रुपए डाला गया है किसके लिए, या तो कोई नए एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए, नए एसेट्स बनाने के लिए, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गए, उसके बाद से आपके मेट्रो कॉरिडोर्स हो गए, फिर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हो गए, एक्सप्रेसवेज हो गए, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो गया। ये सारी चीजों में ये एक तरह का ये एक्सपेंडिचर किया गया है। और दूसरा, कुछ अपने बोरिंग्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले लिए थे उसको पे बैक करने के लिए। तो दिस इज रुपीज 12.21 लाख सीआर। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग? सो फर्स्ट इफ वी सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आल्सो कम्स विद प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि अचानक से किए जा सकते हैं। Are you getting? First is plan capital expenditure and second is non-plan capital expenditure. Okay? तो ये बेसिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बजट है, बेसिक्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी था। अगर आप ये समझे होगे, इसके बाद से ही हम जो भी मैक्रो इकोनॉमिक जो भी फ्रेमवर्क देख रहे होंगे या जितने भी इंडिकेटर्स को देख रहे होंगे, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। याद रखिएगा, रेवेन्यू बजट जो हम डिस्कस करते हैं उसमें कोई भी तरह के एसेट या लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, बट वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट, इट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑन एसेट और लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी पे कोई ना कोई तरह का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी कोई भी चीज आपसे पूछा जाएगा ना, तो उसमें अभी बस दिमाग आपको ये रखना है कि क्या वो एसेट को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या वो लायबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि वो रेवेन्यू का पार्ट होगा, रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, या कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सो दिस इज द मेन थिंग वेयर यू हैव टू फोकस, दैट एसेट एंड लायबिलिटी। ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ऐसे कहानी की तरह इसको नहीं सुनना है, कीप राइटिंग समथिंग। ओके, ये जो भी समझ में आ रहा है, जो भी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं, वो समझना जरूरी है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है कि जो भी बजट हमारा आ रहा है, जो भी बजट आ रहा है, जस्ट अ सेकंड, या जो भी बजट हमारा आ रहा है, उसमें हमारे साल दर साल में कमाई कहां से हो रही है और खर्चा कहां पे हो रहा है। ठीक है, तो रुपीज कम्स फ्रॉम, तो मैंने आपको बताया कि जैसे, अब एक चीज याद रखिएगा कि जो भी हमारा बजट का इनकम हो रहा होगा, बजट का जो भी इनकम हो रहा होगा, वो इनकम कहां से हो रहा होगा, इनकम कहां से हो रहा होगा? एक तो आपके रेवेन्यू रिसीट्स से, रेवेन्यू रिसीट्स से, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब ऐसे पैसे जो आप कमा रहे हो, जो आपके टैक्स और सॉरी एसेट और लाइबिलिटी को नहीं बढ़ा रहे। एग्जांपल के लिए टैक्सेस, फीस, टैक्सेस हो गया, फीस हो गया, फाइन्स हो गए, या डिविडेंड्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट। ठीक है, प्लस आपका कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स ऐसे होंगे, ऐसी कमाई होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहां पे या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसेट कम हो रहा होगा या तो लायबिलिटी बढ़ रहा होगा। मतलब या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई चीज अपना बेच रही होगी, एग्जांपल के लिए डिसइन्वेस्टमेंट, 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 और प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन, या तो गवर्नमेंट बाहर से बोरो कर रही होगी। ये दोनों तरीके से गवर्नमेंट को कमाई हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट की एसेट या लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होते हैं, रेवेन्यू। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट का इनकम की कभी भी बात करेंगे हम, सो इट विल इंक्लूड बोथ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो अब हम यहां पे सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, तो अगर रेवेन्यू रिसीट्स की बात की जाए, तो उसमें सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आ रहा है, वो आ रहा है किससे? इट इज इनकम टैक्स। याद रखिएगा, 21% कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कमाई हो रहा है, वो सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? इनकम टैक्स से हो रहा है, 21%। देन सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स, सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज 18%। कॉर्पोरेट टैक्स इज 18%। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, ये बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज क्या है? ये बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज क्या है? ये देखो, यही पार्ट है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, बोरिंग, देख रहे हो आप? बोरिंग एंड लाइबिलिटीज, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो 24% है। मैंने सबसे ज्यादा वो उसमें वो क्यों नहीं हाईलाइट किया? क्योंकि ये तो बोरिंग है ना, इसको मैं हाईलाइट क्या ही करूं। ठीक है, पहले हमको जो समझना है कि बाकी जो जो टैक्सेस से कितनी कमाई हो रही है, या और सारी चीजों से कितनी कमाई हो रही है। ठीक है, और ये तो बोरिंग है, बोरिंग सबसे बड़ा पार्ट क्रिएट करता है। क्योंकि देखिए, याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जहां पे भारत में बजट का प्रिपरेशन जो है वो इस बेसिस पे होता है कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्सपेंडिचर अपना डिसाइड कर लेती है कि ये हमारा इस साल का खर्चा है। उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन रेवेन्यू कि हम कितना रेवेन्यू
कनेक्ट कर रहा है। गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर डिसाइड कर लेती है, फिर रेवेन्यू डिसाइड करती है कि रेवेन्यू हमारा कितना होगा। तो एक्सपेंडिचर जब डिसाइड हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर रेवेन्यू के बारे में सोचती है कि नए कुछ टैक्स लॉज लाने चाहिए, या कुछ नया करना चाहिए, या कुछ टैक्स स्लैब्स में बढ़ाना या घटाना, या कुछ करना चाहिए क्या। अगर मान लीजिए वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर आपका जो है वो 100 रुपए का है और रेवेन्यू आपकी जो है वो 80 रुपए की हो रही है, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये जो 20 रुपए जो यहाँ पे बच रहा है, वो 20 रुपए का क्या करेगी गवर्नमेंट, बोरिंग करेगी, बोरिंग करेगी, बोरिंग करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही बोरिंग एंड लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, 24%। ओके, ठीक है। देन कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीजों को आपको याद रख लेना है, ठीक है। जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, याद रखिएगा। ये सारी चीजों को हमको याद रखना है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। फीस, फाइन्स, ये सबसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। लेट्स सी नेक्स्ट, ठीक है। अब कि रुपी जो है वो जा कहां रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कहां पे हो रहा है, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर की जब मैं बात करूंगा तो एक्सपेंडिचर क्या क्या रखेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस व्हाट, प्लस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, जस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जहां पे कोई एसेट या लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज या गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा देना। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पे या तो आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या तो लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने खर्चा किया और आपके खर्चा करने से यू लेड टू द मेकिंग ऑफ जाइंट एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे बनने से क्या हुआ, आपका एक एसेट बन गया। हाँ, आपके एसेट बन गया और उससे आपको हमेशा साल दर साल पैसे आएंगे, आप टोल वसूलेंगे, इधर उधर से पैसे, रोड टैक्स से आप पैसे निकाल सकते हो। फिर लाइबिलिटीज क्या हो गई, लाइबिलिटीज कम करना मतलब आपने लोन जो पुराने लिए हुए थे उसको चुका दिए। समझ में आ रहा है नहीं। तो हम सारी इसमें जो भी बात करेंगे हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो रुपीज गोज टू स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में हम सबसे ज्यादा पैसे देते हैं, ठीक है, 22%। और दूसरा जो हमारा पैसा है जो हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा, वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इतना ध्यान देती है कि हमको डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो या हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। क्यों क्यों इस पे ध्यान देती है, क्यों ये कम होने की बात करती है? क्योंकि अगर ये कम रहेगा ना तो हमको बाहर किसी देश से अगर हम लोन ले रहे हैं या बाहर किसी से भी अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? जब किसी कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर गुड, ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे ये आप समझ लो कि जब रिटेल कोई बोरोवर होता है वो बैंक के पास जाता है तो उसमें क्या होता है, रिटेल बोरोवर के जितना अच्छा सिविल स्कोर, जितना उसका क्रेडिट हिस्ट्री होगा, उतने कम इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन मिल जाता है बैंक से। सेम दैट गोज फॉर इंडिया या कोई भी कंट्री के लिए। अगर आपका इन्फ्लेशन अकाउंटेड है, आपकी डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छा है, अगर आपका फिस्कल डेफिसिट सही हो रहा है, सब सारी चीजें सही दिख रही है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत एकदम माइन्यूट है, एकदम एलिमिनेटेड ही समझ लो, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कम करने पड़ेंगे। और अगर आपके ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अफेक्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा ज्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। आर यू गेटिंग? इस वजह से बोला जाता है कि फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है क्या, मतलब जितना ज्यादा गवर्नमेंट अपना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अफेक्ट करेगी उतना ज्यादा उसको बोरिंग या तो मार्केट से बोरिंग जो करेगी, बोरिंग भी ज्यादा करना पड़ेगा और बोरिंग महंगा भी उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन पे ज्यादा लग रहा होगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस इज 22%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स आर 7%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, इंटरेस्ट पेमेंट इज 20%, ठीक है। मेजर सब्सिडीज इज 6%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, सिविल पेंशंस एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आर 7%। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? डिफेंस पे पैसे अच्छा खासा इस बार डाले गए हैं 11%, तो इस पे हम आगे में डिस्कस करते हैं, आगे हम जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जहां पे हमने बजट के बारे में डिटेल में देखा कि रेवेन्यू साइड क्या होती है गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर साइड क्या होती है। दोनों साइड्स में आपको हमको क्या देखना होता है, आपका रेवेन्यू रिसीट्स और उसके बाद से फिर आपका क्या, कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही आपका अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कॉन्सेप्ट समझ में है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
लेट्स सी। अब हमारा ये बेसिक्स क्लियर हो गया, स्टैटिक पार्ट जो है हमको समझ में आ गया कि यूनियन बजट या इकोनॉमिक सर्वे में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक्स ऑफ बजटिंग क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब हम मेजरली इस साल का यूनियन बजट 2026-27 को चालू करते हैं। ओके ठीक है, तो अब हमको समझना है कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज ओवर नाउ। जो इस साल का जो भी बजट डॉक्यूमेंट में जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं या जितने भी चीजें हैं उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, okay, so this year's budget is India is focusing on India's economic trajectory। ठीक है, इस ईयर का जो बजट है वो मेजरली फोकस कर रहा है आपके विकसित भारत इनिशिएटिव पे। विकसित भारत, और विकसित भारत कब तक बनाना है, 2047 तक वी हैव टू अचीव व्हाट, विकसित भारत। ठीक है, एंड मेजरली फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, मतलब एम्बिशियस भी रहना है और साथ ही साथ सबको लेके चलना है। एवरीवन शुड गेट, everyone should get included, सबको इंक्लूड करके आगे बढ़ाना है। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सेम थिंग गोज हियर। ठीक है, कि हम सबको साथ में लेके हमको आगे बढ़ना है। आर यू गेटिंग? केवल एम्बिशन पे फोकस नहीं करना है, हमको सोशल सेक्टर या सोशल एरियाज पे भी फोकस करके उनको भी ग्रो करा के आगे बढ़ाना है, उनको भी इंक्लूड कराना है। ओके, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? एवरीवन शुड बी इंक्लूड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, these are three words which are given are the theme of गवर्नमेंट बजट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा 2026-27 का। फर्स्ट इज एक्शन ओवर एम्बिविलेंस, की केवल बात करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, ठीक है, रिफॉर्म बेस्ड होना जरूरी है। और ऊपर से पीपल ओवर पॉपुलिज्म, पीपल के ऊपर ध्यान बहुत ज्यादा देना जरूरी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, चार पिलर्स की बात करें अगर हम मेजरली तो क्या है, फर्स्ट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब जीडीपी वगैरह में, जीडीपी हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया, या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, या अलग अलग एरियाज ऑफ इकोनॉमी जो है वहां पे क्या है, हमको स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। आर यू गेटिंग? सेकंड फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि आपको फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं या जो भी इंडिकेटर्स हैं, इनको हमको एक लेवल पे मेंटेन करके रखना है। डिसिप्लिन में खर्चा करना है, ओवर एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन के बेसिस पे एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। देन सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है, ऐसे ग्रोथ को हमको अचीव करना है दैट रिमेन्स सस्टेनेबल, जो कि ज्यादा दिन तक हो और अच्छे से आगे तक उसको हम आगे की जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सके। आर यू गेटिंग? इस लेवल पे हमको ग्रोथ करना है। और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को वी हैव टू कीप इन कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। आर यू गेटिंग? तो ये चार पिलर्स हैं। समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। ओके, तो ये चार पिलर्स है जिसमें हमारा जो थीम है वो याद रखिएगा, एक्शन ओवर एम्बिलियंस, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, और ये हमारे चार पिलर्स याद रखिएगा। ठीक है, बजट 26-27 के। ओके, नेक्स्ट द यूनियन बजट 26-27 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on February 1, 2026 focuses on the theme of विकसित भारत। याद रखिएगा, विकसित भारत थ्रू अ फ्रेमवर्क ऑफ 3 कर्तव्य। याद रखिएगा कि इस साल का बजट पहली बार कर्तव्य भवन में फॉर्म हुआ है, जो नया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का नया डिवीजन है वहां पे पहली बार कर्तव्य भवन उसको कहा जा रहा है, और वहां पे फर्स्ट टाइम जो बजट है वो प्रिपेयर हुआ है। इसलिए इस बार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस जो है दैट लाइज इन और अराउंड 3 कर्तव्यास। याद रखिएगा 3 कर्तव्यास, जस्ट अ सेकंड, याद रखिएगा 3 ड्यूटीज। ठीक है, व्हाट आर दोस ड्यूटीज? सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना, फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन करना, एस्पिरेशंस जो भी लोगों के एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करना, एंड थर्ड इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कि सबको साथ में लेके सबका साथ में आगे बढ़ना। आर यू गेटिंग? देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड रुपीज 53.47 लाख सीआर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बजट है हमारा इस साल का वो कितने का है, 53,47,315 करोड़ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमको याद रखना है पूरे नंबर वाइज, एक एक डिजिट को याद रखना है। याद रखिएगा, बजट आपसे क्या है पता है, अभी ऐसे एग्जाम्स में हमको क्वेश्चंस देखने को मिलता है, हम केवल ऐसे याद करके चले जाते हैं 53.47 लाख सीआर का बजट है, बट बेसिकली एग्जाम में अब लास्ट के डेटा में मतलब 315 में वो आपको कंफ्यूज कर देगा। वो ऐसा देगा 53, 47, 313, 314, 315, 316 करोड़।
तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दे आर ऑल्सो नोइंग कि हाउ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ठीक है? तो हमको पूरा डिटेल में इसको याद रखना है, और जो कि 7.7% हायर है एज कंपेयर टू रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 25-26। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंट इट इज हायर, ठीक है? हाउ मच परसेंट इट इज हायर, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट उसी में इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर 26% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटरेस्ट पेमेंट हमारा जो है दैट इज अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, आर यू गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेट्स स्टार्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, ठीक है? केपेक्स याद रखिएगा, केपेक्स जो है अगर कोई भी कंट्री के लॉन्ग टर्म सस्टेन ग्रोथ की बात की जाए तो वो हमेशा और हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस कंट्री का जितना ज्यादा होगा, उस कंट्री का उतना ज्यादा हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ या सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्स्ट व्हाट, क्रिएशन इन न्यू एसेट्स ऑफ एनी कंट्री, और दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई तरह की लायबिलिटी ली है, बोरोइंग ली है, तो उसका पेमेंट वो वापस करने की बात कर रही है। इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका भी हमको डिटेल में पूरा नंबर याद रखना है। अभी देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया है, बट आगे जाके हम पूरा डिटेल में नंबर देखेंगे कि कितना है, ठीक है? तो 12.2 लाख सीआर का केपेक्स है, याद रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है अप्रोक्स 3.1% ऑफ जीडीपी टू ड्राइव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने बताया आपको, ठीक है? द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10%। याद रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 10% मेंटेन करने की बात की है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? द जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस, जो आज के प्राइसेस पे जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। तो इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, याद रखिएगा, वो महंगाई को इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, ठीक है? और दूसरा इसमें एक और पार्ट आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इज दैट जीडीपी व्हिच इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, या तो प्राइसेस एट व्हिच बेस ईयर वाज फॉर्म, तो मतलब बेस ईयर में जो प्राइसेस थे उसके बेसिस पे जो जीडीपी कैलकुलेट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। आर यू गेटिंग? बेस ईयर पे जो प्राइसेस कैलकुलेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी, ठीक है? तो नॉमिनल जीडीपी गवर्नमेंट बात कितना कर रही है? 10% की बात कर रही है, नॉमिनल जीडीपी बनाने का 10% का बात कर रही है, याद रखिएगा। रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जो मैंने आपको बताया, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है? फिर फिस्कल डेफिसिट टारगेट कितना है इस बार का? टारगेटेड कितना है? 4.3% ऑफ जीडीपी। ये भी बहुत इंफॉर्मेशन या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको डिटेल में आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है ऑफ जीडीपी टू इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है? डिफेंस एलोकेशन रेज टू 7.85 लाख सीआर, द हाईएस्ट अमंग ऑल सेक्टर्स। तो याद रखना कि ये जो पेज मैंने आपका ये बनाया है ना, ये जानबूझ के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बार के बजट के थे ना, वो मैंने इस पे डाल दिया है। तो यहाँ का तो फैक्ट आपको मिस करना ही नहीं है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पेपर में, जितने भी इस स्लाइड में आपके जितने भी मैंने डेटा आपको दिए हैं, उसको आपको डिटेल में रखना है, याद रखिएगा, उसको आपको डिटेल में याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके, लेट्स सी फर्दर। ओके, तो देखो जैसे हमने बताया कि दिस इज युवा शक्ति ड्रिवन प्रोजेक्ट, युवा शक्ति ड्रिवन बजट, जो हमने इस बार डिस्कस किया है कि दिस इज युवा शक्ति ड्रिवन बजट। गवर्नमेंट्स संकल्प इज टू फोकस ऑन आवर पुअर, underprivileged and the disadvantaged section of the society। तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है कि वो पुअर पे, अंडर प्रिविलेज पे और डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे फोकस करे, ठीक है? फिर जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया, दिस इज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन द कर्तव्य भवन, ये अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है? और जो तीसरा मैंने फैक्ट बताया कि तीसरा फैक्ट क्या है? दिस वाज द 9th कंसेक्यूटिव बजट presented by finance minister श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है? एंड शी becomes now the longest serving finance minister। ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार ये सब चीजों पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम सोचते कुछ और है कि ये सब चीजों पे आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये 3 कर्तव्य अभी डिस्कस किए ही थे, 3 कर्तव्य जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है? 3 कर्तव्य जो हमारे डिस्कस हुआ है, फर्स्ट क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंगसाइड विद बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स। ऑब्वियस सी बात है, वो वोलेटिलिटी हमको बहुत देखने को मिल रहा है ग्लोबल डायनामिक्स में, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ्स, ट्रेड वॉर्स, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। देन फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल एंड टू बिल्ड देयर कैपेसिटी।
ठीक है, एंड इंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज, एमिनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। सही बात है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिविटी। मैंने बताया इंक्लूसिविटी मतलब सबको लेके चलना है साथ में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य हो गया। तो ये सारी चीजों को, ये जो है अभी जो जितना भी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये बेसिक फैक्ट्स वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस जितने भी पार्ट है ये मेजरली फैक्ट्स वाले पार्ट है, तो इन पे हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके 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 नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट। हाँ, अगर यूनियन बजट का की हाइलाइट्स इफ वी विल सी, सो दिस इज द की हाइलाइट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, की हाइलाइट्स अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात कर रहा है, रिवाइज एस्टिमेट मतलब पिछले साल के हिसाब से 4.4% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होता है, देखिए हर साल का ना दो तीन चीज आपको याद रखना है। चलो ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, वो जब हम शीट देखेंगे तब। ठीक है, देन इफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख सीआर। ठीक है, मैंने बताया आपको इट इज इंक्रीज फ्रॉम 11.2 लाख सीआर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 26 जो पिछले बजट का था। ठीक है, इनकम टैक्स की अगर बात करें, नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स, फोकस ऑन प्रोसीजर एंड कंप्लायंस रिफॉर्म्स। याद रखना है इस बार इनकम टैक्स में कोई भी स्लैब रेट्स या रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज नया इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है दैट गॉट इंट्रोड्यूस्ड which will be applicable from 1st April 2026। याद रखिएगा 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो लागू हो जाएगा, तो उसको इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर का एलोकेशन जो है इट इज 1.63 लाख सीआर, अराउंड 7% इंक्रीज हैज हैपेंड। ठीक है, ये जो नए स्कीम्स है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, लोअर टैक्स collection at source under LRS for liberalized remittance scheme for education, medical treatment, overseas tour package। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मतलब स्टार्टिंग में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। देन डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट सेल टारगेट जो है, जो हमने बताया था, विच इज अ टाइप ऑफ कैपिटल रिसिट्स, यहां से कैपिटल रिसिट्स आते हैं, कैपिटल रिसिट्स। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना रखा गया है, 80,000 सीआर का, याद रखिएगा 80,000 सीआर का। ओके, कैपिटल रिसीट्स बिकॉज इट लीड्स टू द रिडक्शन इन एसेट। याद रखिए गवर्नमेंट के एसेट के रिडक्शन को हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन एसेट, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट कम्स इन द कैपिटल रिसीट्स। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, एक्सपेंडिचर हाइलाइट्स फॉर 2026-2027, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो पहला तो टोटल एक्सपेंडिचर इन 2026-2027 इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 53.47 लाख सीआर, और ये पूरा नंबर आपको याद रखना है, इतने का ही बजट होता है हमारा, जो एक्सपेंडिचर होता है वही बजट कहलाता है। ठीक है, 53,47,315 करोड़, 53,47,315 सीआर का हमारा बजट है, याद रखिए, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 7.7%। याद रखिएगा विच इज एन इंक्रीज ऑफ 7.7% over the revised estimate of 25-26। इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर 26% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, out of the above expenditures, the 17,71,000 करोड़ जो है, 17,71,000 करोड़ जो पैसे हैं, that is proposed for central sector schemes। याद रखिएगा that is proposed for central sector schemes। okay, central sector schemes। then 9,89,000 crore is proposed for centrally sponsored schemes। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है, central sector schemes are those schemes where central government funded it whole। ठीक है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहां पे पूरा और पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर दे रही है, वो पूरा पूरा पैसा जो है इट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। समझ में आ रहा है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का एग्जांपल है पीएम पीएम किसान, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, जिसमें सालाना बेसिस पे 6,000 रुपीज इज गिवन टू द लैंड होल्डिंग फार्मर्स, 2,000 पर क्वार्टर। याद रखिएगा पर क्वार्टर 2,000 रुपए दिए जाते हैं लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, टोटल ऑफ 6,000 रुपीज इज गिवन ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया। कुछ वैसे स्कीम्स होते हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम हो गया। ठीक है, जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज को इंश्योरेंस देता है 5 लाख रुपए का सालाना बेसिस पे
पर फैमिली। ओके, 5 लाख, अप टू 5 लाख रुपीज गवर्नमेंट जो है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए इंश्योर करती है आपको। ठीक है, दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके उस स्कीम को फंड करेंगे। ठीक है, जहां पे सेंटर और स्टेट, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलके उस स्कीम को फंड कर रहे होंगे, याद रखिएगा, उसको फंड कर रहे होंगे। ठीक है, समझ में? आगे बढ़े। Next, debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of the GDP in 26-27 compared to 56.1% of GDP in 25-26। याद रखिएगा, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कितना है इस साल का? 55.6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? याद रखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ डेट टू टू द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। कि किसी भी देश के जीडीपी के बेसिस पे उसका डेट कितना है, मतलब किसी भी देश का जो जीडीपी है उसका कितना पार्ट उसका डेट का है। समझ में आ रहा है? वो उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज डेट टू जीडीपी रेशियो। याद रखिएगा, उसको कितना बनाने का बात किया जा रहा है? 55.6%। ठीक है, याद रखिएगा 55.6% जो है डेट टू जीडीपी रेशियो का टारगेट रखा गया है। 55.6% डेट टू जीडीपी रेशियो का टारगेट रखा गया है। ठीक है, अच्छा, यहीं पे एक कमेटी थी, एनके सिंह कमेटी, जो कि ये यही सारे फिस्कल प्रूडेंस के बेसिस पे सारी चीजों को बात करती थी कि भाई ये सब मतलब इफ वी एस्टैब्लिश और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अच्छे से रखते हैं, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करते हैं, तो उससे हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो एनके सिंह कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2017। ठीक है, 2017। ठीक है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? उनका एक रिकमेंडेशन जो है दैट इज वेरी फेमस। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो है, ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, दैट शुड बी ओवरऑल 60%। याद रखिएगा, दैट शुड बी 60%। डेट टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60%। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो ओवरऑल कितना होना चाहिए? 60%। 60% मतलब 40% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए। ओवरऑल 60%, 40% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था 2017 में। याद रखिएगा, इट वाज फॉर्म टू रिव्यू एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसको रिव्यू करने के लिए एनके सिंह कमेटी फॉर्म हुई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टारगेट्स थे जो गवर्नमेंट उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो एनके सिंह कमेटी ने को फॉर्म किया गया और बोला गया कि उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो एनके सिंह कमेटी ने काफी सारे चेंजेस को हाईलाइट किया और उन्होंने ये भी बोला कि डेट टू जीडीपी रेशियो करके एक नया इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस किया, और उसने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओवरऑल कितना होना चाहिए? 60%, जिसमें से केंद्रीय सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इट शुड बी ऑफ 40% एंड 20% दैट शुड बी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें तो डेट टू जीडीपी रेशियो कितने की बात करने की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की 55.6%, उसको अभी तक 40% पे लाना है, तो वो अभी उस प्रोसेस में है। ओके, ठीक है। Next, the 2026-27 the total expenditure on subsidies is estimated to be rupees 4.54 lakh CR। याद रखिएगा, 4.54 lakh CR। ठीक है, लोअर देन द रिवाइज एस्टिमेट्स। तो पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से इट इज लोअर। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज एक्सपेंडिचर हाइलाइट्स। नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट। ठीक है, ये है हमारा रिसीट्स हाइलाइट्स। ठीक है, कि इनकम जो जो जैसे ऐसा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसीट्स जो है एक्सक्लूडिंग बोरिंग, जो मैंने बताया था आपको, जो बोरो करने वाला है उसकी बात नहीं, जो रिसीट्स मतलब उनकी जो कमाई है जो बोरोइंग के बिना है। एग्जांपल के लिए आपके रेवेन्यू रिसीट्स हो गए और कैपिटल रिसीट्स हो गए। एग्जांपल के लिए आपका टैक्सेस हो गया, फीस हो गया, डिविडेंड्स की वजह से, डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से जो भी तरह की कमाई की बात की जा रही है वो आपके रिसीट्स में आएगी। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें सो इट इज 36,51,547 CR। याद रखिएगा, 36,51,547 CR, एन इंक्रीज ऑफ 7.2%। ठीक है, ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट्स। ठीक है, अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये चलो मैं सोच रहा था आगे बता दूंगा बट अभी बता देता हूं। याद रखिएगा, तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें होती हैं। पहला होता है बजट अनाउंसमेंट, बजट बजट 25, 2 सेकंड रुकिएगा, बजट बजट 25, 26। ठीक है, 25 26। फिर हो गया आपका बजट, ये होता है किसी भी साल का बजट एस्टीमेट। ठीक है, बजट एस्टीमेट। फिर होता है रिवाइज एस्टीमेट, और फिर होता है बजट एस्टीमेट
फॉर नेक्स्ट ईयर। अभी मैं आपको तीन कंडीशन समझाता हूं। ये हो गया आपका 2026 और 2027 के लिए, मतलब 2026 और 2027 के लिए, ठीक है, 2026 और 2027 के लिए, ठीक है। अभी देखो तीन चीजें यहाँ पे लाई कर रही है, याद रखिएगा। पिछले साल का जब बजट लाया गया होगा तो वो भी फेब के महीने में लाया गया होगा, तो उसमें कुछ कुछ अनाउंसमेंट की होगी कि इतना खर्चा करेंगे हम, ये सारी चीजें करेंगे, सब्सिडीज में इतना पैसा देंगे, ये देंगे। फिर वो उतना खर्चा, अब जो आप प्लान करके चलते हो घर में भी, आप जो करते हो, जो प्लान करते हो, क्या उतना ही खर्चा आप करते हो क्या? ऑब्वियस सी बात है कि आपके खर्चे एक्सपेंडिचर जो है, आपके जो भी प्लान है उसको एक्सीड कर जाते हैं, या तो कम ही रह जाते हैं, उतना खर्चा हो ही नहीं पाता है, दोनों में से कुछ एक चीज होता है। तो वो जो एस्टिमेट होता है वो होता है रिवाइज एस्टिमेट, कि हाँ ठीक है, ये हमारा जो बजट एस्टिमेट था वो हमारा मतलब सोचना था, मतलब इतना हमारा हमने रिक्वायर करके रखा था कि ये हमारे एस्टिमेट्स है, इतने खर्चे होंगे। और रिवाइज एस्टिमेट मतलब कि कितना खर्चा हुआ उस साल, कितना उस साल एक्चुअल में खर्चा हुआ है, एक्चुअल में उस साल क्या 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 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस एरिया में थे, और फिर अगले साल का वापस से बजट एस्टिमेट आता है। तो ये जितने भी जगह रिवाइज एस्टिमेट की बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट की बात हो रही है, इधर रिवाइज एस्टिमेट की बात हो रही है, तो ये जितने भी रिवाइज एस्टिमेट है, ये समझ लो कि पिछले साल का जो बजट आया था उसके परफॉर्मेंस में जितना जो जो भी समझ लीजिए कि डेटा आ रहे हैं उनको रिवाइज एस्टिमेट्स बोलते हैं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? ठीक है। ये इतनी देर से मैं समझाने का आपको आगे सोच रहा था, सोचा अभी बता दूं क्योंकि ये बार बार दैट इज गेटिंग रिपीटेड। ओके, सो फर्स्ट इज receipts excluding borrowing, ठीक है। सेकंड इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स, ठीक है, आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 11% एंड 11.7%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स, ठीक है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है इट इज 44 लाख 4086 CR, ऑफ विच डायरेक्ट टैक्सेस आर 26 लाख 97,000 CR एंड टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 16 लाख 79,000 CR, याद रखिएगा, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 14.3% higher than the budgeted revenue, ठीक है। दिस इज ड्रिवन बाय अ हायर देन बजटेड रिसीव्स फ्रॉम डिविडेंड और सरप्लस फ्रॉम आरबीआई। अब मैंने बताया नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की क्या ही होगी सर, जो भी उसके सरप्लस हो गए, डिविडेंड्स हो गए, फीस हो गया, फाइन्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारे क्या होंगे, उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू ही होते हैं गवर्नमेंट के। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड रुक जाइए। if we see if we talk about non-tax revenue, it comes like, if we see but dividend and surplus of RBI, nationalized banks, financial institutions, communication services, charges for telecom spectrum and licensing fees, ठीक है। और उसका ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी का पार्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो इनकम होती है वो इसी का पार्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर डिसइन्वेस्टमेंट बात करेंगे तो ये कैपिटल रेवेन्यू है, याद रखिएगा, कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू, मेरे को लग रहा है ये बात हो रही है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स की, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स है, यहाँ पे कोई भी एसेट या लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो डिविडेंड्स दे रहा है जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गई, ये सारे अपने डिविडेंड्स देते हैं, इससे कोई एसेट या लायबिलिटी में बढ़ोतरी या कटौती थोड़ी होती है। दैट इज द मेन थिंग, ओके, ठीक है। सो दिस वाज द रिसीट्स हाइलाइट्स ऑफ 26-27, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। चलो आ जाओ, पहला, ठीक है, फर्स्ट इज बजट एस्टिमेट्स, ठीक है, कि बजट एस्टिमेट उस साल का कितना था, कितना उसने बजट में एस्टिमेट किया गया था। फिर उस साल में रिवाइज एस्टिमेट, मतलब रिवाइज किया गया कि कितना, मतलब जो खर्चा हुआ है उसको रिवाइज करके, और अलग अलग, जैसे ये क्या होता है कि रिवाइज, याद रखेगा कि बजट जो है ये अनुमान लगाया जाता है, बेसिकली ये सारे अनुमानित चीजें हैं, मतलब वी गेस अबाउट इट, हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया आपका बजट एस्टिमेट्स, फिर रिवाइज एस्टिमेट्स की कितना कितना एक्चुअल में हुआ है वहां पे, और उसके बाद से फिर अगले साल का बजट एस्टिमेट 2026-27, ठीक है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और फिर अगले साल, मतलब जब 2027 का बजट जब पब्लिश होगा, 2027-28 का, तब हमको समझ में, तब उस साल 2025-26 का एक्चुअल डेटा जो होगा वो आएगा, याद रखिएगा। जैसे इसमें 2024-25 का एक्चुअल डेटा यहां पे पब्लिश्ड है, अगर आपको दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे 3 ईयर के बेसिस पे, हम 3 ईयर रोलिंग प्लान के बेसिस पे हम बजट को निकालते हैं। आर यू गेटिंग? तो बजट एट ए ग्लैंस अगर हम देखें तो यहां पे हमको सबसे पहले समझ में आ रहा है क्या, दैट इज हियर टोटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा बजट का पूरा पार्ट है। ये बजट, अगर बोलेंगे कि बजट कितने का था, तो आपको क्या बोलना है, 53,47,315 CR। देखो मैं 4 बार 5 बार आपके साथ बोला हूं, मतलब क्लास लेते लेते बोला हूं, और मुझे याद हो गया है, कि इट इज 53,47,315 CR, विच इज 7.7% ग्रोथ फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 25-26। देखो मेरे को याद हो गया। तो वही है, आप ये सारे डेटा को ना 4-4 5-5 बार 10-10 बार बोलोगे ना, आपको खुद ही याद हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके लिए कोई ऐसा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स कितना है, मैंने आपको बात रेवेन्यू रिसीट्स वगैरह सब बता दिया आगे पिछले क्या होता है, जिससे कोई भी एसेट या लायबिलिटी पे फर्क ना पड़े। वो कितने हैं? 35,33,150 CR, 35,33,150 CR। ठीक है, एवरीथिंग इज इन करोड़, याद रखिए। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसर्च में क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू, मैंने बताया नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है भाई, ये सारा हमने देख लिया। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? टैक्सेस से जो कमाई हो रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब फीस फाइल्स, उसका से आपका डिविडेंड। फिर कैपिटल रिसिट्स, मैंने बोला यहाँ पे या तो कोई तरह के एसेट की कमी होगी, या तो कोई भी तरह की लायबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, उसके बाद से फिर आपका जो जो आपने लोन दिया था उसकी रिकवरी हो गई। ठीक है, उसके बाद से आप तो आपने लोन दिया था तो वो आपका एसेट था। आपने जब मार्केट में लोन दिया तो वो आपका एसेट था। ठीक है, वो आपका एसेट था। जब आपको वो लोन लौटाए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका एसेट जो है वो रिड्यूस हो गया। अब उसको आप लोन को अपना एसेट नहीं मान सकते ना, तो आपको वापस मिल गया। फिर अदर रिसिट्स, बोरिंग एंड लाइबिलिटीज, और यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, ये भी इसका ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके कैपिटल रिसिट्स हो गए। रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स कॉन्सेप्ट समझ में है? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेट्स सी फर्दर, लेट्स सी फर्दर। ठीक है, उसके बाद से अगर देख रहे होंगे कैपिटल रिसिट्स कितना है, कैपिटल रिसिट्स याद रखेगा 18,14,165 रुपीज है। ठीक है, याद रखेगा। तो टोटल रिसिट्स कितना है? 53,47,000। अच्छा, ये क्यों इसके बराबर दिख रहा है? क्योंकि बोराइंग्स को हमने इंक्लूड कर दिया। बोराइंग्स कितने की है याद रखेगा? 16,95,000 की बोराइंग्स है। ठीक है, इसको हटाने के बाद अगर बात किया जाए कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग कितना है, तो याद रखिएगा केवल इन दोनों को कैलकुलेट करिएगा। केवल इसको कैलकुलेट करिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, इसको कैलकुलेट करिएगा और उसके बाद से रिकवरी ऑफ लोन्स और ये अदर रिसिप्ट्स को, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सक्लूडिंग बोरिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर की बात अगर करें तो रेवेन्यू अकाउंट पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 41,25,494 CR। और फिर जो हमने बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात किया कि कैपेक्स में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। कैपिटल अकाउंट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट में 12,21,821 CR का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इट इज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच विल लीड टू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। समझ में आया? तो ये चार्ट से आपको समझ में आया? पहला तो हमने देखा कि 2026-27 ये वाला पार्ट जो है ये हमको इस साल का डेटा बताता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस साल का डेटा है, याद रखिए। ये वाला पार्ट जो है वो इस साल का डेटा है। ठीक है, पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से हम कंपेयर करते हैं और ये पिछले साल का डेटा है और ये एक्चुअल डेटा है कि 2024-25 में हुआ क्या। ऐसे 3 ईयर रोलिंग टारगेट को हम पब्लिश करते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी फर्दर। ठीक है, अब देख चलते हैं फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट पे। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट पे जाते हैं। पहले वो देखने से, चार्ट देखने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? याद रखिएगा कि गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर हम जितना भी गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, एक्सपेंडिचर से जितनी भी अगर गवर्नमेंट की कमाई हो रही है उनको अगर हम रिड्यूस कर दे, रिसीट्स को अगर हम रिड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट इज द गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। या तो ये भी बोल सकते हो, इट इज द गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इंडिकेट्स द बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, पहले क्या करती है, पहले गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर को फिक्स करती है और उसके बाद से एक्सपेंडिचर को फिक्स करने के बाद से रेवेन्यू कहां से आना है उसके बारे में सोचती है। समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट पहले क्या फिक्स करती है? एक्सपेंडिचर, और उसके बाद से फिर वो क्या फिक्स करती है? रेवेन्यू। समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू कहां से आना है? ठीक है, अब जितने का कमी आया, जितने का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में जितने की कमी आई, उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और वही फिस्कल डेफिसिट क्या दिखा रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को तो चलाना है ना, खर्चा तो उन्होंने कर दिया है, तो उतने अमाउंट का वो क्या करेंगे? बोरिंग करेंगे। तो याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज शोज द बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज शोज द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या किसी भी गवर्नमेंट का अगर फिस्कल डेफिसिट जो भी होगा वो उस गवर्नमेंट का क्या दिखा रहा होगा कि बोरोइंग कितना है। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट। याद रखिएगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। it extends the reflects the extent of government borrowing from the market impacting inflation, interest rates and investor confidence। याद रखिए, ठीक है। then let's see revenue deficit।
रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से जब रेवेन्यू इनकम निकालेंगे तो जो डेफिसिट बचेगा दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब याद रखिएगा, अब एक चीज बताइए, देखिए जैसे सीन क्या है, फिजिकल डेफिसिट की जब हम बात कर रहे थे तब टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, और उस टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात थी, जो कि ऐसे एक्सपेंडिचर है जो कि लॉन्ग टर्म लेवल पे आपको क्या देंगे, बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेट्रो बनाया या कोई नया स्टेशन चालू किया या नए रोड्स बनाए, तो उसमें टोल टैक्स कलेक्शन या अलग अलग चीजों का या लॉजिस्टिक मूवमेंट इजी हो जाएगा, तो उससे बेनिफिट गवर्नमेंट को ही आगे जाके होगा। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि सैलरीज में खर्चा करना, सब्सिडीज देना, ये क्या है, ये डेली कोर्स है या डेली बेसिस के खर्चे हैं। तो डेली बेसिस के खर्चे अगर किसी के भी उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो रहे हैं, डेली बेसिस के रेवेन्यू से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा खतरे का एक एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मतलब गवर्नमेंट के पास दिन प्रतिदिन का भी खर्चा निकालने का पैसा नहीं है। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट की जो बात एफआरबीएम एक्ट में भी की गई थी, वो की गई थी कि रेवेन्यू डेफिसिट शुड गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बजट। रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट कर देना है। ये भी नहीं कि 1% 2%, कुछ नहीं, एलिमिनेशन के ऊपर फोकस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसके उसके एलिमिनेशन की बेसिस पे बात की जाती है। अगर आप यहां पे देख रहे होगे, रेवेन्यू डेफिसिट ऑकर्स व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट्स, इट शोज द शॉर्टफॉल नीडेड टू मीट डेली एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मीट डेली एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में? तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। थर्ड इज प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो याद रखो, जैसे क्या होता है ना कि नई सरकारें जो होती हैं वो पुराने सरकारों पे उमड़ देती हैं कि हमारे हमारे वजह से फिस्कल डेफिसिट नहीं हो रहा है, पुरानी सरकारों ने लोन लिया है उसके वजह से हमको फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या हुआ कि एक नया मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को फ्लोट किया गया, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। इसका मेजर एम क्या है? ये क्या करता है कि जो पुरानी सरकारों ने जो भी लोन दिया है उसके बेसिस पे जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स थे उसको आप फिजिकल डेफिसिट से हटा दो, तो जो आपका डेफिसिट बन रहा है उसको हम प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो वो क्या दिखाएगा कि करंट की गवर्नमेंट के पास अब कोई बहाना नहीं बचेगा, करंट की गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा खर्चा किया है या कितना ज्यादा बोरिंग किया है उसको मेजरली शो करेगा। समझ में आ रहा है? कि देखिए, रीड करिए, प्राइमरी डेफिसिट इज द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस डेट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट रिफ्लेक्ट्स द बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द करंट ईयर अलोन। याद रखिएगा, बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द करंट ईयर अलोन। तो यहां पे कोई बहाना ना बचे, इस वजह से प्राइमरी डेफिसिट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, या पिछले की सरकारों पे ये दोष ना उमड़ा जा सके इसलिए। ठीक है, देन थर्ड इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। थर्ड इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज द, याद रखिएगा कि अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट की बात की जा रही थी। अच्छा, कुछ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे भी होंगे जैसे कि जो कि ग्रांट्स के फॉर्म में होंगे, ग्रांट्स के फॉर्म में होंगे स्टेट्स को, तो ग्रांट्स को भी हम वी डू नॉट काउंट ग्रांट अंडर कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ग्रांट से ना तो हमारा एसेट या लायबिलिटी में कोई भी तरह के फर्क नहीं पड़ रहे हैं, एसेट या लायबिलिटी के बेसिस पे कोई भी तरह के फर्क हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो इस वजह से उसको हम मेजरली ग्रांट्स में कैलकुलेट कर। ओके, इफेक्टिव रेवेन्यू इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन इट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो उसको हम वो एसेट या लायबिलिटी में मान नहीं सकती। तो जो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी ग्रांट दे रही है उससे अगर स्टेट कोई तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं या कोई एसेट या लायबिलिटी बनाते हैं, तो उस चीज को निकालने के लिए, उस चीज को अकाउंटिंग करने के लिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को इंक्लूड किया गया है। याद रखिएगा, तो चारों के बीच में डिफरेंस समझ में है? अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पे देखिए, फिस्कल डेफिसिट पिछले बार का कितना था, संशोधित रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना था, वो उस समय हमने हाइलाइट्स में देखा था, इट वाज 4.4%। ठीक है, इस साल का टारगेट कितना है? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस साल का टारगेट इज 4.3%। याद रखिएगा, इट इज 4.3%। ठीक है, देन रेवेन्यू डेफिसिट देखिए, आप कम से कम इनको 1.5% पे लेते आए गए। ठीक है, इसको एलिमिनेशन की बात की गई थी एफआरबीएम एक्ट में, धीरे धीरे इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज 1.5%। देन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज 0.3%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को कितना मेंटेन करना है? 0.3% को मेंटेन करना है। एंड प्राइमरी डेफिसिट को कितना मेंटेन करना है? 0.7% को। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? दिस इज द मेन थिंग। अच्छा, यहां पे ना बाकी सबका ना आप पूरे नंबर वाइज डेटा मत याद रखना, बट ये फिजिकल डेफिसिट का जो नंबर वाइज डेटा है आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। 1,69,000 सॉरी 16,95,768 सीआर, ये हमको याद रखना है। याद रखिएगा, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का पूरा डेटा को हमको याद रखना है। 4.3% इस साल का एस्टिमेट, और दूसरा 16,95,768 सीआर, ये आपका फिजिकल डेफिसिट होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? मतलब इतना ही गवर्नमेंट बोरिंग कर रही होगी। अगर आप जाओगे यहाँ पे तो देखो, चीज दिखाऊं मैं आपको, ये देखो,
बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी, ये देखो, दिख रहा है। डायरेक्ट ये देख के आप बता दोगे कि यही फिस्कल डेफिसिट है। मैंने आपको जो बोला कि गवर्नमेंट जो जितना जितना गवर्नमेंट बोरिंग करती है वही गवर्नमेंट का क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। देखो मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, तो याद रखेगा, फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखेगा, फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी फर्दर। डेफिसिट ट्रेंड्स में अगर आप देखोगे तो ट्रेंड्स यहाँ पे कैसे कैसे मैनेज किया गया, अगर फिस्कल डेफिसिट का आप देख रहे होगे तो ऑब्वियसली बात है कि 2017-18 से इट वाज इंक्रीजिंग, और उसके बाद से 2019-20 में, अगर 20-21 में देखोगे तो इट वाज हाईएस्ट। क्यों क्यों हाईएस्ट था? क्योंकि उस समय गवर्नमेंट जो था वो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर रही थी। ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर नहीं करती, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देती, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता कैसे उस समय? क्योंकि हर तरह के बिजनेसेस वगैरह हर चीज जो थी वो पॉज्ड थी, पॉज्ड अप थी। तो उस समय पे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा हेल्प करना जरूरी था इंडियन इकोनॉमी को। तो उस समय इकोनॉमिक फ्लो जो है, या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? उसके बाद से इट गॉट ऑन रिड्यूसिंग, इट केम एट 6.7%, then at 6.5%, then 5.5%, 4.8%, 4.4%, और नाउ इट इज 4.3%। तो देखो आप रिड्यूस होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही सेम इट हैपेंड विद रेवेन्यू डेफिसिट आल्सो, इट वाज हाईएस्ट इन 2020, और उसके बाद से इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। ठीक है, तो यहां पे आपसे ना ट्रेंड वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट इज गेटिंग इंक्रीज्ड ओवर एंड ओवर ऑन ईयर बेसिस सिंस 2021। तो ये सही बात है, सही बात है। बाकी सारे भी जो डेफिसिट है वो रिड्यूस ही हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पिछले साल के भी डेटा को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जैसे कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट इज 4.3%, लास्ट ईयर का 4.4%। ठीक है, वैसे ही सेम रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, पिछले साल का 1.5%। वैसे ही सेम अगर हम देखें प्राइमरी डेफिसिट, इट वाज 0.7%, पिछले साल का 0.8%। ठीक है, तो ये डेटा को आप लोग याद रखेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए अब थोड़ा स्कीम्स वगैरह या नई नई जो भी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में वी विल सी। ठीक है, फर्स्ट इज सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड इज स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फिस्कल मैटर्स। फिस्कल मैटर्स तो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये मेजरली पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग चालू कर रहे हैं। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स। ठीक है, अब हमको देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे नए नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग विच गॉट इंट्रोड्यूस्ड इज बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति स्कीम को लाया गया है। इट इज अ 10,000 CR मिशन ओवर 5 years। ठीक है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। अच्छा, ये क्यों लाया गया है? व्हाट इज द मेन रीजन? व्हाट इज द मेन रीजन टू ब्रिंग इट? व्हाट इज द मेन रीजन टू ब्रिंग इट? क्यों लाया गया है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स द पार्ट 1 ऑफ बजट। पार्ट 2 हम इसी चैनल पे लाएंगे, जिसमें अब बेसिकली वी विल सी स्कीम्स एंड एवरीथिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट 26-27। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।